वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वेलकम बॉयज, दिस इज कैप्टन गजेंद्र कुमार फ्रॉम यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल। आज मैं आपका चैप्टर अग्निवीर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम दिया गया अग्निवीर, ये नाम सेना के अंदर किसी भी कर्नल, जनरल, एयर मार्शल या एडमिरल को भी नहीं मिला है। जिन्होंने ये नाम दिया है उन तीनों सेना के अध्यक्षों को मैं नमन करता हूं और साथ ही होने वाले अग्निवीरों को मैं नमन करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं, तीनों सेना के कमांडरों ने ये डिसीजन लिया है कि सेना के अंदर नए नए लड़के भर्ती किए जाएं, जिससे कि सेना का एवरेज 60% इंटू 40% का हो जाए। यानी 40% हमारे सेना के अंदर जवान हो और 60% ऐसे व्यक्ति हो जिनको अनुभव हो। ये कोई हमारे लिए नया नहीं है। इस तरह से विश्व की 35 कंट्री में ये प्रोसीजर चल रहा है और इसको कारगिल की लड़ाई में देखा गया था कि इसकी बहुत ही जरूरत है। आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो विपक्षी दल है आपको भ्रमित कर रहा है कि 4 साल के बाद आप कहां जाएंगे, 4 साल के बाद इन सैनिकों का कहां होगा, ये कहां गार्ड में नौकरी करेंगे, कहां जाकर पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए पहली बात, ये आपको प्राउड होना चाहिए कि हम देश की सेवा करने जा रहे हैं। देश की सेवा करने का अवसर किसी को मिलता है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात है कि हमको 4 साल तक तनख्वाह मिलेगी, 4 साल के बाद हमको निकाल दिया जाएगा। तो आप इतनी गिरी ही सोच कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि 25% इन आए हुए जवानों में सेना में रखा जाएगा, यानी 25% इसमें से सेना में रखे जाएंगे। तो आप क्या उस 25% में नहीं है? यानी आप इसके योग्य नहीं हैं, अपने को इसके योग्य नहीं समझते हैं। आप इसके लायक होना चाहिए, यानी आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि मैं 25% में आ जाऊं। आदमी का जो इरादा है, यदि वो अपना मोटो बना के चलता है तो मोटो हर समय सफल होगा और आगे उन्नति करेगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं जब क्लास 2nd में पढ़ता था तो उस टाइम पर, क्योंकि मैं एक पुलिस वाले का लड़का हूं, एक सिपाही का लड़का हूं, तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग उस टाइम पर मवाना तहसील डिस्ट्रिक्ट मेरठ में थी। वहां पर मैंने देखा उसके पास में एक कॉलेज था, एएस इंटर कॉलेज। मवाना के अंदर एक कॉलेज था, एएस इंटर कॉलेज। ये उस समय की बात है जबकि 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वार शुरू कर दी थी, यानी दोनों की घमासान युद्ध हो रहा था। हमारी सेना में काफी एक कमी थी, हम इतना तरक्की नहीं कर पाए थे। हमारे पास में जो आर्मामेंट है वो बहुत कम था। हमारी सेना का स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। अंग्रेजों के टाइम पर हमारी सेना के अंदर लगभग 12 लाख सैनिक थे। 12 लाख सैनिकों के बावजूद तकरीबन 9.9 लाख रिजर्व में थे। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इतना वेस्टेज हमारा धन का होगा, इसलिए सेना की गिनती हम कम कर देते हैं। सेना को कम कर दिया गया
सेना को वो आर्मामेंट, वो हथियार नहीं दिए गए जिसके कारण हमें चाइना से मात खानी पड़ी। तो ये 1962 की बात है। 1962 में मैं बता रहा था कि एएस इंटर कॉलेज मवाना में एक नाटक हुआ था, जो कि बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने नाटक खेला था। उसमें एक लड़का सिपाही बनता है, यानी फौज का एक सैनिक बनता है और बहादुरी से सैनिक मारा जाता है। हालांकि मैं एक पुलिस वाले का लड़का था और पुलिस में जा सकता था, लेकिन मैंने ये प्रण लिया कि मैं जाऊंगा तो फौज में ही जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। और आज मैं एक कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूं। 28 साल मैंने देश की सेवा की है, तो मुझे इस बात पर गर्व है। तो आप ये सोचते हैं कि देश की सेवा 4 साल करेंगे, तो मैं कह रहा था कि आप 25% में क्यों नहीं आते? आइए ना 25% में, अपना कोशिश कीजिए इसमें आने की। इसके बाद आपके पास में अनेक विकल्प हैं। आपको पहले ये प्राउड होना चाहिए कि हम देश के सिपाही हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं एयर डिफेंस आरटी स्कूल में पढ़ा रहा था। वहां पर ये 1986 की बात है। उस टाइम पर पढ़ने के लिए एक यंग ऑफिसर्स का कोर्स आया, यानी युवा ऑफिसर्स का अधिकारियों का कोर्स आया। और उसमें देखा सारे अधिकारी जितने यंग अफसर थे साइकिल पे आते थे, लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कूटर और एक जिप्सी थी। और इतना मोटा तगड़ा था कि मैं सोचता था कि इस अफसर किसने बना दिया है, ये भागदौड़ कैसे कर लेगा। लेकिन जब मैं इसको ऑब्जर्व किया, वहां पर देखा, पढ़ाते पढ़ाते हर इवेंट में फर्स्ट, हर टेस्ट में फर्स्ट, हर गेम में फर्स्ट, हर रिटन में टेस्ट में फर्स्ट वो लड़का। और एक बात और थी कि वो रुपया भी सरकार से 1 रुपया तनख्वाह का लेता था। यानी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपये लेता था। तो इसको कहते हैं देशभक्ति। तो क्या ये देशभक्ति आप लोगों के अंदर नहीं है? है। मैं देख रहा हूं कि हमारे आसपास के गांव में जहां से मैं निकलता हूं, लड़के भागदौड़ करते हैं, वर्जिश करते हैं, और उसका जो स्ट्रेंथ थी वो कुछ कम हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेना में जाने की। और एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि इस जो दिया हुआ है, इसको जो इसका एक विकल्प ही है, इस पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसमें ऐसा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हो जाएगा आपके होते हुए कि किसी भी फोर्स में यदि जाएगा तो उसको 4 साल सेना में करना अनिवार्य होगा। तो आप ध्यान दें, ऐसा मौका न जाने दें। एक और खुशखबरी बात बताना चाहता हूं मैं। पहली बार नेवी के अंदर 10,000 लड़कियों की भर्ती है। इस साल 10,000 लड़कियों की भर्ती है। तो मेरे चैनल को जो देख रहे हैं लड़कियां, वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें और अपना फॉर्म सबमिट करें। मैं बता रहा हूं अभी आपको सैलरी क्या क्या होगी, आपको पता है, आप देख चुके हैं, लेकिन फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं सेना की सैलरी के बारे में। फर्स्ट ईयर में सैलरी 30,000 रुपये होगी। पहली साल में 30,000 रुपये पर मंथ होगा, इसमें 21,000 तुमको मिलेंगे। 9,000 आपका कट जाएगा पर मंथ और 9,000 सरकार आपको देगी। आप बोल रहे हैं कि इतनी कम तनख्वाह कहाँ है, इतनी कम तनख्वाह है ये, इससे हम कैसे कर लेंगे? मैं बता रहा हूं, इस तनख्वाह में आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है। आपको सेना वर्दी दे रही है, आपको सेना खाना दे रही है, आपको सेना अलाउंस दे रही है, आपको सेना लिविंग दे रही है। और यहां तक कि एक कक्षा से लेकर और आपकी टोपी तक की सेना जिम्मेदार है। एक जूते से लेकर आपके सिर के हेड तक सेना जिम्मेदार है। एक चम्मच तक नहीं छोड़ती है आपको देने के।
एक सुई तक आपको देती है, बटन आप तक पहुंचाती है, तो आपका क्या खर्च होगा? आपका खर्च होगा सिर्फ साबुन, तेल, कोलगेट आदि। आप यदि इस पीरियड में 2 ड्रेस सिविल बनवा लेते हैं, 2 सिविल ड्रेस बनवा लें, तो वो 2 सिविल ड्रेस आपकी पूरी 4 साल काट देंगे। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सिविल ड्रेस पहनने का। ये मैं वादा करता हूं कि आपने देखा होगा कि सिविल में सेना की वर्दी पहनकर गौरव महसूस करते हैं, तो क्या आप सेना की वर्दी पहनकर गौरव महसूस नहीं करेंगे? देश को गौरवान्वित नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने अपनी भागदौड़, अपनी वर्जिश, अपनी एक्सरसाइज, अपनी जो व्यायाम है वो छोड़ दिया है, दोबारा शुरू कर दें और सर्च करें, अपने फॉर्म भरें। तो मैं बता रहा था सेकेंड ईयर में, अब देखिए सेकेंड ईयर में आपको 33,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको मिलेंगे, 9,900 रुपये कटेंगे और 9,900 रुपये सरकार मिला के देगी। तीसरी साल में 36,500 आपकी तनख्वाह होगी। 36,500 में आपको 25,580 मिलेंगे और 10,550 आपके कटेंगे और 10,550 सरकार मिला के आपको देगी लास्ट में। ये बड़ी खुशी की बात है। जब हमारा फंड वगैरह करता था, एक लिमिट से करता था, 200 रुपये, 400 रुपये। आप तो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। मैं 133 रुपये पर एनरोल्ड हुआ था, यानी 133 रुपीज पर एनरोल्ड हुआ था। आज तनख्वाह आप देख रहे हैं काफी बढ़ गया है। चौथी साल में आपकी जो सैलरी होगी 40,000 रुपये और आपको मिलेगा 28,000 रुपये, और जिसमें से कटेगा 12,000 और 12,000 आपको सेना बढ़ा कर देगी। यानी आप मैं बता रहा हूं कि आपका जो टोटल खर्चा है, यदि आपको 21,000 मिल रहा है, 21,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप खींचकर 2,000 रुपये खर्च कीजिए। यानी आपको सुबह चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, खाने के लिए लंच मिल रहा है, उसके बाद फिर चाय मिल रही है और उसके बाद में फिर आपको डिनर मिल रहा है। इसके बीच में आपको जो मांसाहारी हैं उनको मीट मिलेगा और जो शाकाहारी हैं उनको दूध मिलता है। आज का खाना फौज का बहुत ही बेहतर है, जैसा कि पहले नहीं था। सिर्फ क्या चाहिए, एक सरकार को क्या चाहिए, एक यंगेस्ट लड़का चाहिए। आर्मी का मतलब होता है ए फॉर अलर्ट, आर रेगुलर, एम मोबिलिटी, वाई यंग। यानी एक ऐसा यंग चाहिए जो कि रेगुलर अलर्ट रहे और मूवमेंट के लिए तैयार है, ऐसा चाहिए। ये आर्मी का रूल है। आर्मी के बारे में एक बार बताना चाहता हूं मैं कि आर्मी का एक मोटो होता है, आर्मी का एक मोटो है, सर्विस बिफोर सेल्फ। एक समाज शास्त्र के एक
समाजशास्त्री थे अरस्तु। अरस्तु ने कहा था एक मानव के लिए, पहले मैं स्वयं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा समाज, उसके बाद मैं अपना गांव, अपना शहर और देश को प्राथमिकता देता हूं। लेकिन सेना में क्या है, इसका बिल्कुल ही उल्टा है। जैसा मैं बता रहा हूं, सर्विस बिफोर लाइफ। पहले सर्विस है, लाइफ आपकी बाद में है, यानी आपकी जिंदगी बाद में है। पहले क्या है, सेवा। इस सेवा में चाहे आपकी जान भी चली जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। ये मैं कह रहा हूं, मेरी तो एक जान है, एक शरीर है, एक जान है। यदि इस शरीर में लाखों जान होती तो मैं देश को कुर्बान कर देता। आपको गर्व होना चाहिए, आपने इस देश में जन्म लिया है जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी तरह का अपवाद नहीं होता है। अब होता है तो नेताओं के अंदर, हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है, हमें देश की सेवा से मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको, यानी मैं लिखा है सर्विस बिफोर सेल्फ, पहले सर्विस है और सेल्फ बाद में, अपना परिवार बाद में, खुद बाद में। जिसको अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, अपनी औरत से प्यार हो तो कृपया फौज में ना जाए। फौज में वो ही जाएगा जिसको अपने जान की परवाह नहीं है, देश की सेवा की परवाह है, वही फौज में जाए। इसके अलावा ये मैं जो लिखा हुआ है, जब ये रिटायर होंगे, जब इनको फौज से निकाला जाएगा, पहली बात इनको रिजर्वेशन, सेना से आए हुए जवानों को पुलिस के अंदर, बैंक के अंदर, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन था 2% और 3%। लेकिन आज देखते हुए ये जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, इसको बहुत ही बढ़ा दिया गया है। आज पुलिस के अंदर, राज्य के पुलिस के अंदर 10% का रिजर्वेशन है। उसके बाद कोस्टल गार्ड के अंदर 10% का रिजर्वेशन है। पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर 15% का रिजर्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, 35%। और सेना के लिए जो जान रहने वाले हैं वो हो गया 25%। टोटल 60% यहां पर रिजर्वेशन है। और मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा समय आएगा अर्धसैनिक बल में या पुलिस में वो ही लिया जाएगा जिसने 4 साल सेना की सर्विस की है। और इस 4 साल की सर्विस में, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये 4 साल की सेवा है, इसके अंदर जो ये पैसा कट रहा है आपका, ये बैठेगा 11,71,000 रुपये। और जो आपकी तनख्वाह मिल रही है उसमें से आप मैक्सिमम 2,000 रुपये खर्च करेंगे। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सेना के अंदर हर मीट डे पर दारू इशू होती है, और दारू के अंदर यानी रम इशू होती है, और रम की पीने के लिए, यानी लीकर को पीने के लिए है 3D। 3D का मतलब है, एक डी है डाइल्यूट। यदि आप दारू पीते हैं तो उसको डाइल्यूट करके पिए, यानी 60 ml मिलता है एक दिन एक जवान के लिए, और 60 ml में आप पूरा गिलास भर लें और उसको पिए। यदि दारू को ढंग से लिया जाए, किसी लिमिट से लिया जाए, तो दारू एक दवा है। मैंने तो नहीं पिया, मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूं। दूसरा है डिले।
इसको आराम से पिया जाए, तसल्ली से। ऐसा नहीं है लिया, गांव में क्या होता है, एक पूरा गिलास भर लिया, मैंने तो एक पैक पिया है, बोले, और 2-3 गिलास मान लिया, बोला मैं तो 3 पैक ही पिए हैं। जबकि पैक की लिमिट क्या है, 60 ml। फौज में कितनी लिमिट है एक पैक की, 60 ml, और एक बोतल के अंदर 12.5 पैक आते हैं। यानी उसको, दारू को क्या करें, बहुत धीरे धीरे पिए। और तीसरा है आपका डाइट। यानी इतना दारू ना पिए, उससे कहीं ज्यादा आप डाइट लें तो आपका शरीर ठीक बना रहेगा। लेकिन इससे एक्सेस लिमिट हो जाएगी तो आपका जीवन, आपका शरीर, आपकी आर्थिक स्थिति पर ये दबाव डालेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी सेना से आने के बाद, आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि इसके नजदीक आप ना जाएं। तो मैं बता रहा था कि 11,71,000 आपको मिल रहा है ये फंड वाला। उसके बाद यदि आप इसमें से 2 लाख रुपए भी इसमें खर्च कर लेते हैं अपने खाने पीने पर, परिवार पर, तो आपको मिल गया 9,71,72,000। यानी साढ़े 21 लाख रुपए आपको यदि मिल रहा है तो कौन सा कम है। आप इस 21.5 लाख रुपए से कोई भी धंधा कर सकते हैं। जैसा मैं बता रहा था, जब सेना से आप निकल के आएंगे, यदि आप 60% वाला कोटा आपके लिए लागू है, इस 60% से अलग यदि आप सेना से बाहर जाना चाहते हैं, फिर भी देश की हर कंपनी, देश का बैंक, देश की बड़ी बड़ी शाखाएं हाथ पसारे बैठी हैं कि कोई सैनिक आए, अनुशासित हमको आदमी मिले और हमारे इस धंधे को चलाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो बहकाया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा कर दिया है कि जवान को 4 साल ही रखेंगे, वो गलत है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। सेना में भर्ती होने के लिए क्या चाहिए हमको, PFT, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसके अंदर पहला टेस्ट 1.6 किलोमीटर की रेस है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। और ये दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में आप यदि पूरी करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे। यानी आप इस रेस को, 1.6 किलोमीटर की रेस को यदि पूरा करते हैं 5.5 मिनट में, तो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। इसके बाद इस रेस को आप 5.31 से लेकर 5.45 मिनट में पूरा करते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत आसान है, यानी ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, ये सेकंड ग्रुप में आता है। बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद होता है दूसरा टेस्ट, चिनअप। यानी इसमें बीम होती है, बीम के ऊपर लटक कर इस चिन्ह को बीम से टच करना पड़ता है। यदि आप 10 चिनअप करते हैं, आप 10 बार ऊपर नीचे जाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 9 बार चिनअप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे।
यदि आप 8 बार चिनअप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। आप 7 बार करते हैं, आप 7 बार ही कर पाते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 6 बार करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपके 2 टेस्ट पूरे हो चुके हैं। 6 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 2 टेस्ट हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा होता है 9 फीट डिच। एक गड्ढा है 9 फीट का, उसको आपको जंप करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। चौथा जिग-जैग वे। एक इस तरह से 4 इंची की तकरीबन 2.5 फीट ऊपर, जमीन से 2.5 फीट ऊपर, इस तरह से 4 इंची की, जैसा कि ईंट होती है इतनी चौड़ाई की लकड़ी लगाई जाती है और इसमें आपको चलना होता है। इसको आराम से जिग-जैग होती है, इनको जंप आप चलें और इसको जंप कर जाएं। ये आपके टेस्ट हैं और इसको यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं देखता हूं पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेना में जाने के लिए फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, जिसमें कि जवान की हाइट, जवान की चेस्ट और उसका वजन। ये अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसमें भिन्नता है। जो पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले लड़के हैं उनके लिए कुछ रियायत है और जो पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा के लड़के हैं और पंजाब के, उनके लिए अलग है। जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर की साइड से आते हैं उनके लिए कम है। तो मैं सारा नाम बताकर इतना कहना चाहता हूं कि ये लिमिट हाइट की 163 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक, यानी हिल एरिया के लिए कम है। कहीं 166, 165, 163, ये डिपेंड करता है। इसमें कैटेगरी है, पहला है सोल्जर डीडी और उसके बाद में है ट्रेडमैन। टेक्निकल और एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट। इसके बाद एसकेटी एंड क्लर्क। तो इनमें फर्क है थोड़ा सा। सोल्जर डीडी का हाइट ज्यादा होना चाहिए, टेक्निकल और एसकेटी के लिए छूट है। इनका चेस्ट 77 सेंटीमीटर, चेस्ट कितना 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वजन
हिल एरिया वालों के लिए 48 केजी और वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इनके लिए 50 केजी। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन है। इस रिलैक्सेशन में ये उनको मिलता है जो है बार विडो, जिनके बाप लड़ाई में मारे जा चुके हैं, उनके लिए कंसेशन है। जो स्पोर्ट्समैन है, उसके लिए कंसेशन है। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, उनके लिए कंसेशन है। यानी हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी। इसके अलावा जो खिलाड़ी नेशनल, इंटरनेशनल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाग ले लिया है, तो उनके लिए मार्क्स की छूट है। यानी यदि कोई स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल खेल चुका है, तो उसके लिए 20 मार्क्स। जो नेशनल खेल चुका है, उसके लिए 15 मार्क्स। जो कॉलेज, पब्लिक, यूनिवर्सिटी तक खेला है, उसके लिए 10 मार्क्स। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है, उसके लिए 5 मार्क्स। ये स्पोर्ट्समैन के लिए है। बाकी मैं बताना चाहता हूं आपको, जो एनसीसी वाले, जिन्होंने स्कूल में एनसीसी में भाग लिया है, उनके लिए बताना चाहता हूं मैं, जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है। ये 3 तरह के होते हैं: एनसीसी, बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। जिनके पास में एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, उनके लिए 5 मार्क्स अलग से मिलते हैं। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उनको 10 मार्क्स अलग से मिलते हैं। और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उसका रिटन टेस्ट एग्जेम्प्टेड है, यानी इसको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सोल्जर जीडी के अंदर एंड ट्रेडमैन। इसके बाद यदि क्लर्क है तो उसको रिटन, क्लर्क एसकेटी है तो रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें मार्क्स का छूट मिल जाएगा। एसकेटी और क्लर्क में यदि सी सर्टिफिकेट है तो उसको 15 मार्क्स की और छूट मिल जाएगी। इसके बाद आईटीआई,
ITI। ITI में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अवलिक डिप्लोमा। यानी जिसने 1 साल का ITI किया हुआ है उसको 30 मार्क्स, 30 नंबर। जिसने 2 साल का किया हुआ है उसको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा, और जिसने 3 साल का या डिप्लोमा किया हुआ है उसको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा। यानी काफी बेनिफिट है, आप देख रहे हैं। तो ये तो आपका फिजिकल फिटनेस। इसके बाद हम देखेंगे रिटन पर। रिटन टेस्ट टाइम 1 आवर, यानी 1 घंटे का टाइम है, और इस 1 घंटे के टाइम में क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, और मार्क्स होंगे इसके 100, यानी एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप क्वेश्चन नहीं जानते हैं, क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसको खुला छोड़ दें, उसको टिक ना करें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उस पर आप हाथ ना लगाएं, अदरवाइज आपका 0.5% आपका क्या होगा, नंबर माइनस हो जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग है तो 0.5% यानी आधा नंबर आपका गलती पर कट जाएगा। इसके क्वेश्चनों के अंदर आप देख रहे हैं टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन, जिसके मार्क्स कितना है, 30। मैथ के 15, उनके मार्क्स 30। उसके बाद साइंस, जनरल साइंस है, 15 नंबर, मार्क्स 30। इसके बाद आपके 5 नंबर बचते हैं, यानी आपके 10 नंबर बचते हैं। 5 क्वेश्चन बच गए। ये है आपका रीजनिंग। रिटन टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, यूनिक ब्रेन स्टडी आपको कराता रहेगा। तो जुड़िए हमारे चैनल से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और रिटन टेस्ट के सारे क्वेश्चन हल करते जाएंगे। जीके के अंदर जो पूछे वाले सवाल है, एब्रीविएशन, इसके अंदर एब्रीविएशन इंटरनेशनल और नेशनल, एब्रीविएशन होंगे। मैथ के अंदर अर्थमेटिक, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस सब में से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, यानी 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी
के चैप्टर्स, उसमें ह्यूमन बॉडी, कितनी रिब्स है, कितनी हड्डियां हैं, खाना कौन सा पौष्टिक होता है, उसके बाद कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है, कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, और इसके बाद आता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिससे इसके साथ काफी चैप्टर हैं और सारा चैप्टर नहीं बता रहा हूं मैं, तो आपको हर चैप्टर से हम टच कराएंगे। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपको देश और विदेश की इंस्टीट्यूट, उनकी जानकारी कौन सी कहां पर है। हाँ, मैं भूल गया था, साइंस के अंदर आपका कौन कौन सी डिजीज होती है, किस बैक्टीरिया के से या किसी वायरस से या प्रोटोजोआ से, और उस डिजीज की क्या रेमेडीज है, इनको कैसे दूर किया जाता है, वो पता होना चाहिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कारण से, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके बाद हम बताएंगे आपको, रीजनिंग पूरा कवर करेंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं ऊपर चार्ट बनाया था, जो आपको बहकाने वाले हैं, उनके बहकाए बनाएं और अपनी पूरी चेष्टा करें, पूरी कोशिश करें। मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि चयन बहुत आसान हो जाए। हमारे देश की सेना को एक कलेक्शन नहीं चाहिए, एक सिलेक्शन चाहिए, एक सेलेक्टेड पर्सन चाहिए, और उस सेलेक्टेड पर्सन में एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए, और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता है, वो आप निकाल कर रखें। यदि आप कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई गेम नहीं खेलें, तो आप ये नहीं हो सकता कि आप गेम खेल ही नहीं पाएंगे। आप गेम खेल सकते हैं, अच्छा गेम खेल सकते हैं, अच्छे एथलीट बन सकते हैं, अच्छे बॉक्सर बन सकते हैं, अच्छे वेट लिफ्टर बन सकते हैं, अच्छे रेसलर बन सकते हैं, यदि आप कोशिश करें तो। मैं बताना चाहता हूं कि एक नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका नाम सुना होगा आपने। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना हाथ दिखाया था किसी पंडित, और पंडित ने उसका हाथ देख कर बोला कि तेरे हाथ में भाग की रेखा नहीं है। पंडित से पूछा उसने, भाग की रेखा कहाँ होती है? बोले ये होती है। उसने ब्लेड लेकर उसको 2 mm काट दिया और पंडित को दिखाया, देख क्या अभी है? बोले तुझसे ऊंचा भाग्य वाला कोई नहीं होगा। तो भाग्य आदमी खुद बनाता है, आप ये ना सोचें कि ये तो भाग्य की बात है। जो उसके कर्म होते हैं वो भाग्य बनाते हैं। यदि कर्म आपके गलत हैं तो अभाग्यशाली हैं, यदि कर्म आपके सही हैं तो आप भाग्यशाली हैं। सेना के अंदर एक कोड होती है EME, EME, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। इसका मोटो है वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। यदि आप काम कर रहे हैं तो वही आपकी पूजा है। आप ना जाएं मंदिर में, कोई बात नहीं है। आप नहीं जा रहे हैं गुरुद्वारे में, कोई बात नहीं है। आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं नमाज पढ़ने, कोई बात नहीं है। आप चर्च में नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपके कर्म ठीक होने चाहिए, यानी कर्म ही आपकी पूजा है। आपके कर्म ठीक है तो आपकी गिनती एक श्रेष्ठों में होगी। जैसा मैं बता रहा था कि कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको उस 25% से हटा सके। यदि आप 25% से हट रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत विकल्प हैं। यदि पढ़े लिखे हैं आप, हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप सेना में 1 साल भर्ती होने के बाद, जब आप भर्ती हो गए सेना में, एक पहली साल चल रही है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर एक योग्यता है, एबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट दे सकते हैं, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं सेना में,
ACC आर्मी कैडेट को, इसके अंदर डायरेक्ट अफसर कमीशन होता है, यानी जवानों को एक मौका दिया गया कि वो डायरेक्ट अफसर बने, यानी डायरेक्ट वो कमीशन अफसर बन जाता है। तो आप करिए ना कोशिश। आप बाहर जाएंगे सिविल में तो आपको इसे करने के लिए कितनी मारामारी झेलनी पड़ेगी, और यहां आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। और मैं देखता हूं कि ये जैसा बताया था मैं, इसमें रीसेटलमेंट के काफी चांसेज हैं, काफी रिजर्वेशन है। आपके सेना से निकलने के बाद में आपके रीसेटलमेंट के बहुत ही चांसेज हैं और उसको आप अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है गोल्डन फ्यूचर ऑफ द फैमिली। जब आप सेना में हैं तो सबको पता है कि ये सेना में है, आपकी इज्जत होगी, आपके परिवार की इज्जत होगी, और आपके जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जो होंगे ये सेना में जाने जाएंगे, आपके ऊपर एक स्टैम्प लग चुकी है एक्स सर्विसमैन की, और उस एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट आपके बच्चों को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आगे मैं आपका रिटन टेस्ट में होने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बात आपके समझ में आ गई होंगी और आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, यानी अपना फॉर्म भरेंगे और सेना की तैयारी करेंगे। दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट है, अभी से आप लग जाइए, नेट पे देखिए और फॉर्म डालिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।